नमस्कार। एक बार फिर स्वागत है आपका एग्रीकल्चर डेवलपमेंट ऑफिसर की लेक्चर सीरीज में। आज का जो टॉपिक है वो है इकोलॉजी का मैनकाइंड के साथ क्या रेलेवेंस है। तो ये लेक्चर नंबर 2, आइए इसको समझते हैं। तो इकोलॉजी का आदमी के साथ बहुत गहरा संबंध है, क्योंकि इस पृथ्वी पर आदमी या मानव एक ऐसा जीव है जो इस नेचर का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है और ये सबसे पावरफुल भी है। यानी इकोलॉजी के अंदर इन्वायरमेंट में अगर उसको ज़रूरत होती है तो वो मॉडिफिकेशन करने में सक्षम है, बाकी और कोई ऐसा जीव नहीं है, इसलिए सबसे पावरफुल जीव है किसी इकोसिस्टम का। अब हम देखते हैं, जब पुराने समय की बात है तो आदमी जो नेचुरल चीज़ें थी, जी क्लाइमेट है, रेनफॉल है, सोयल फर्टिलिटी है, उनके ऊपर अपने सर्वाइवल के लिए जिंदा रहता था। यानी जो प्राकृतिक संपदा या संसाधन थी उसी के ऊपर डिपेंड रहता था। पर जैसे जैसे सिविलाइजेशन बढ़ती गई, आदमी और तरक्की करता गया, तो आदमी ने अपनी प्रोग्रेस से क्या सीखा कि कैसे नए टूल्स हो सकते हैं, एग्रीकल्चर में क्या डेवलपमेंट हो सकते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या डेवलपमेंट हो सकते हैं, और इनोवेशंस करता चला गया। और उसने धीरे धीरे करके इन्वायरमेंट की बहुत सारी जो गतिविधियां हैं उनको अपने मुताबिक ढालने की क्षमता हासिल कर ली। अब ये जो चेंज था आदमी का और इकोसिस्टम का रिलेशनशिप, उसका रिलेशनशिप डिपेंडेंस ना रह के अब डोमिनेंस का आ गया। क्योंकि पहले तो डिपेंडेंट था इन्वायरमेंट पे अपने खेती के लिए, जीवन यापन के लिए, और अब क्या है, वो सब चीज़ों को अपने हिसाब से मॉडिफाइड कर लेता है। तो डिपेंडेंस से डोमिनेंस की तरफ आ गए। तो जो ये डिपेंडेंस से डोमिनेंस की तरफ आए तो इसने इकोलॉजिकल बैलेंस को डिस्टर्ब कर दिया बहुत बुरी तरीके से। जो क्लाइमेट चेंज के परिणाम, पोल्यूशन चेंज के परिणाम हैं और हम भुगत रहे हैं। तो अब हमें अवेयरनेस से, सस्टेनेबल प्रैक्टिस से, ग्लोबल कोऑपरेशन से, ताकि इंटरनेशनल लेवल पे कोई ऐसी हम कोऑपरेशन करें ताकि जो हमारा इकोसिस्टम है उसके साथ हार्मोनी जनरेट की जा सके और इन्वायरमेंट और आदमी को एक सामंजस्य बैठाकर एक अच्छे वातावरण में जिंदा रहने के लिए बैलेंस बनाया जाए। ये इकोसिस्टम का या इकोलॉजी का ह्यूमन बींग्स के साथ रिलेशनशिप है। अब जो आदमी का अपना रिलेशनशिप है वो कैसे अध्ययन करता है? पहला है एंथ्रोपोसेंट्रिक। एंथ्रो का मतलब ह्यूमन बींग्स, यानी आदमी का अपने सेंटर्ड, खुद को ध्यान में रखते हुए रिलेशनशिप है इकोलॉजी के साथ, इन्वायरमेंट के साथ। वो क्या कहलाता है? एंथ्रोपोसेंट्रिज्म। अब इसमें क्या होता है, आदमी खुद की नीड्स को और इंटरेस्ट के ऊपर फोकस करता है, दूसरों की चिंता नहीं करता। नेचर उसके लिए वैल्यूएबल है तब जब वो उसके लिए यूजफुल है। एग्जाम्पल, जैसे इंडस्ट्रियल ग्रोथ होती गई तो डिफोरेस्टेशन करते चले गए, रिसोर्सेज का एक्सट्रैक्शन करते चले गए, क्योंकि उसको अपनी गेन करना था, अपनी ग्रोथ को बढ़ाना था। तो ये आत्म सेंटर्ड है, ह्यूमन का अपनी तरफ सेंटर्ड है, किसी और की चिंता नहीं की, इसलिए इसका नाम है एंथ्रोपोसेंट्रिक। दूसरा है बायोसेंट्रिक। बायो का मतलब लाइफ का व्यू, यानी अब ह्यूमन बींग्स का जो रिलेशनशिप है वो खुद पर केंद्रित ना होकर जो जीव हैं उनको को भी ध्यान में रख के किया गया। तो जैसे इसमें ये क्या बिलीव्स करती है कि ऑर्गेनिज्म, खुद जो आदमी है उसका आसपास जितने जीव हैं उनकी प्रोटेक्शन का भी ध्यान रखा गया। तो ह्यूमन्स ने ये ध्यान दिया, ये सोचा इस बायोसेंट्रिक व्यू में, रिलेशनशिप में, कि ह्यूमन खुद एक पार्ट है उस बड़े सारे इकोलॉजिकल कम्युनिटी का। जैसे आदमी ने क्या किया कि उसने ये देखा कि फूड वेब्स खराब होते जा रहे हैं, फूड साइकिल टूटती जा रही है, कुछ ऐसे जीव हैं जो इंडेंजर्ड हो गए, कुछ ऐसे एक्सटिंक्ट हो गए। तो उसने क्या किया, वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन, प्रोडक्शन ऑफ इंडेंजर्ड स्पीसीज, ऑर्गेनिक फार्मिंग, ताकि हार्मोनी बनी रहे लिविंग बींग्स के बीच में। तो जब लिविंग बींग्स की चिंता को केंद्रित करके करते हैं तो वो क्या कहलाती है? बायोसेंट्रिक रिलेशनशिप कहलाता है। फिर इकोसेंट्रिक, जैसा कि नाम है, इको का मतलब इकोसिस्टम सेंट्रिक। तो उस जब बायोलॉजी में क्या होता है, केवल जीवों को कंसर्न किया जाता है, और इसमें क्या कंसर्न किया जाएगा कि इकोसिस्टम क्या है, जीवों का उसके इन्वायरमेंट के साथ रिलेशनशिप। तो इसमें पूरे के पूरे इकोसिस्टम को ध्यान में रख के ये रिलेशनशिप होता है, जिसमें पूरा इन्वायरमेंट ही या इकोसिस्टम ही हमारा चर्चा का या चिंता का विषय होता है, कोई इंडिविजुअल स्पीसीज नहीं होती।
तो ह्यूमन बींग्स का क्या, क्योंकि मोस्ट पावरफुल स्पीसीज है ये पूरे इकोसिस्टम की, पूरे ब्रह्मांड की, तो इसमें ह्यूमंस के जो एक्शन होते हैं वो इकोलॉजिकल बैलेंस और हार्मोनी को कंसंट्रेट करके उसको सेंट्रिक करके लिए जाते हैं। एग्जांपल जैसे रिफोरेस्टेशन हो गया, ड्राइव्स हो गई, रिफोरेस्टेशन के इकोसिस्टम रिस्टोरेशन हो गया, बायोडाइवर्सिटी प्रोटेक्शन हो गया, ताकि जो पहले से या इंडेंजर्ड जो स्पीसीज जा रही हैं उन सब को इकोसिस्टम के साथ, उनके बायोटिक एबायोटिक कंपोनेंट के साथ रिलेशनशिप को मेंटेन करना, ताकि वो भी जिंदा रहें, वो भी फले फूले, इन्वायरमेंट में पोल्यूशन भी ना हो और इकोसिस्टम स्वस्थ रहे। उसके बाद आती है डीप इकोलॉजी। इसमें क्या होता है, ह्यूमन बीइंग ये समझता है कि जो हमारा नेचर है वो स्केर्ड है और वैल्यूएबल है इटसेल्फ में, कि इसके बिना तो काम चलेगा नहीं। तो ये क्या करता है, ये इंकरेज करता है डीप इकोलॉजी में, ताकि आंतरिक भावनाएं जागृत हो। आंतरिक भावनाएं जागृत करने के लिए क्या है कि उसका जो सिंपल लिविंग है उसको इंकरेज किया जाता है। कंजप्शंस जो लाइफस्टाइल के लिए, दिखावे के लिए होती है, उनको अवॉइड करने की कोशिश की जाती है, उनको डी प्रमोट किया जाता है। जैसे एग्जांपल है मिनिमलिस्टिक लाइफस्टाइल की, कम से कम संसाधनों में काम चलाना, स्पिरिचुअल कनेक्शन विद नेचर एंड इन्वायरमेंटल एथिक्स। ये सारी चीज़ें जिसमें हम पूरे इन्वायरमेंट के बारे में सोचते हैं कि ताकि हम अपनी आवश्यकताओं को कम कर सके, सीमित कर सके, ताकि नेचुरल रिसोर्सेज पर ज़्यादा प्रेशर ना पड़े और पोल्यूशन ना क्रिएट हो, और हम कम से कम जो चीज़ें हैं वो उनसे या व्यवस्थाओं से अपना काम चलाएं ताकि इन्वायरमेंट पर लोड ना पड़े। इसको क्या कहते हैं, डीप इकोलॉजी। टेक्नोसेंट्रिज्म नाम में इसका आंसर है, जो टेक्नोलॉजी को सेंटर्ड में रख के व्यू लिया जाता है। तो इसमें जो इंसान है, ह्यूमन बींग्स है, वो क्या करता है, वो ऐसे इनोवेशन से ऐसी टेक्नोलॉजी लेके आता है जिससे कि इन्वायरमेंट की जो प्रॉब्लम्स होते हैं उसको क्योर किया जा सके। इसमें ये बिलीव किया जाता है कि टेक्नोलॉजी एक बड़ा इम्पोर्टेंट रोल अदा कर सकती है कि हम किसी तरह जो अपना डेवलपमेंट है उसको सस्टेनेबल रखें, पोल्यूशन ना हो और कम नेचुरल रिसोर्सेज की हानि हो। एग्जांपल जो हमारा न्यूक्लियर पावर से, जो फ्यूल से, पेट्रोलियम से जो व्हीकल्स, ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री चलती थी, उनको सोलर पे कन्वर्ट किया गया, इलेक्ट्रिक व्हीकल लेके आए, ग्रीन बिल्डिंग बनाई, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा कार्बन का सिक्वेस्ट्रेशन हो और कार्बन डाइऑक्साइड का लॉस जो हो रहा है उसको जल्दी से, उसका जो नेगेटिव प्रभाव है उसको कम किया जा सके। फिर है सोशल इकोलॉजी। सोशल इकोलॉजी का मतलब एक आदमी, उसके बाहर का सोशल इन्वायरमेंट और दूसरों के साथ भी जो स्पीसीज या उसके साथ लिविंग बीइंग है उसके साथ हार्मोनी का कनेक्शन रहे। तो सोशल इकोलॉजी में क्या होता है, ये जो इन्वायरमेंटल इशू है उसको सोशल और पॉलिटिकल सिस्टम के साथ कनेक्ट करता है और उस जो समस्याएं होती हैं इन्वायरमेंट की, उन प्रॉब्लम्स को सोल्व करने की कोशिश करता है, ताकि इसमें जो प्रॉब्लम्स होती है, इकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स, वो सोशल इनइक्वालिटी और एक्सप्लॉयटेशन को भी दूर करने में हेल्प करते हैं। जैसे कोई गरीब लोगों की बस्तियाँ हैं, वहाँ कूड़ा करकट ज़्यादा होगा, हाइजीनिक कंडीशंस कम रहेंगी, तो सोशल इनइक्वालिटी है वो भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो सोशल इकोलॉजी में उन सब चीज़ों की अध्ययन किया जाता है या उनको ध्यान में रखा जाता है, सेंटर में रखा जाता है, ताकि इन्वायरमेंटल जस्टिस हो सके सबके साथ। इसके लिए मूवमेंट्स भी चलते हैं, कम्युनिटी बेस्ड सस्टेनेबिलिटी प्रोजेक्ट्स भी चलते हैं, और सबसे मोटा कंसर्न वो है सस्टेनेबिलिटी। सस्टेनेबिलिटी का मतलब सब कुछ ठीक ठाक रहे। तो इसका क्या मतलब होता है, सस्टेनेबिलिटी जब सेंटर्ड रिलेशनशिप होते हैं तो ये हमेशा इनकरेज करेंगे कि जो हमारे पास नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनका बहुत बढ़िया तरीके से इस्तेमाल हो और उनकी जो संख्या है उसको मेंटेन करने की कोशिश करते हैं, ताकि हमारी करंट की नीड भी पूरी हो जाए और जो फ्यूचर जनरेशन है उनके लिए बच भी जाए। एग्जाम्पल है इसका सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, रिन्यूएबल एनर्जी, वेस्ट रिसाइकलिंग, ताकि जिसके कारण जो वेस्ट के पहाड़ बन रहे हैं, जो क्लाइमेट चेंज का और ग्रीन हाउस गैसेज का कारण बनते हैं, उनको कम किया जा सके। तो ये मोटे मोटे तौर पर 7 तरह के रिलेशनशिप होते हैं: एंथ्रोपोसेंट्रिक, बायोसेंट्रिक, इकोसेंट्रिक, डीप इकोलॉजी, टेक्नोसेंट्रिक, सोशल इकोलॉजी और सस्टेनेबिलिटी। उसके बाद ये है कि आदमी का, मनुष्य का, मानव का नेचर के साथ क्या रिलेशनशिप रहा है।
तो सबसे इम्पोर्टेंट रिलेशनशिप तो जब ह्यूमन बींग शुरू हुए तब से है और आज भी है। तो सबसे पहले आदमी क्या था, हंटिंग और फूड गैदरिंग था। तो उसका सारा जो बेस था वो हार्मनी थी, डिपेंडेंस थी नेचर के ऊपर। तो हंटिंग करता था, गैदरिंग करता था, और जैसे जैसे वो बढ़ता चला गया उसके अंदर सोशल इम्पैक्ट बढ़ते चले गए, इनोवेशंस होती गई, तो जिससे फायर और टूल्स का उदय हुआ। तो ये ह्यूमन का सबसे पहला इम्पैक्ट था इन्वायरमेंट के ऊपर। और उसके बाद उसने अपने ग्रोथ के लिए, अपने रहने के लिए, एग्रीकल्चर के लिए उसने क्या किया, अनकंट्रोल्ड यूज ऑफ फायर्स किया, ताकि जंगल खाली करता चला गया। तो इससे क्या हुआ, पहली बार जो नेचुरल चीज़ें थी वो एंथ्रोपोजेनिकली नीड्स के हिसाब से चेंज होती चली गई। फिर वो था हंटिंग और गैदरिंग का काल। उसके बाद आया हंटिंग और गैदरिंग के काल के बाद पशुपालन और पास्तर में का उदय। तो ह्यूमन बींग्स ने पशु का पालना शुरू किया, जिसमें कैटल, सीप, गोट्स, और उसने जो ग्रेजिंग के लिए, चराने के लिए जंगलों को खाली करना शुरू कर दिया, चराना शुरू कर दिया। तो टेम्परेरी शेल्टर्स भी बनाए एनिमल्स के लिए। तो उसने पहली बार क्या किया, मॉडिफिकेशन की नेचुरल लैंडस्केप में अपने अनुसार, ताकि उसकी अपनी सुविधाएं बढ़ सके। फिर थर्ड है जब उसने डोमेस्टिक एनिमल से फिर वो आया एग्रीकल्चर के। तो उसने क्या किया, प्लांट का डोमेस्टिकेशन और एग्रीकल्चर स्टार्ट किया। अब खेती करेगा तो 6 महीने की लगभग फसलें होती हैं, तो आदमी को एक जगह सेटल होना था। तो इस एग्रीकल्चर के साथ साथ ही उसने सेटल्ड लाइफ शुरू की, जो भागने दौड़ वाली लाइफ थी, आज यहाँ कल वहाँ। फिर जैसे खेती करी, फिर या ठहरे, जंगल कम हो गया, मौसम बदला, तो चेंज कर जाते थे, शिफ्ट कर जाते थे। इसको शिफ्ट कल्टीवेशन भी कहते हैं। तो जंप एग्रीकल्चर भी जिसका उदाहरण है, जिसको झूम भी कई बार बोलते हैं, कि एक जब तक उपजाऊ भूमि है तब तक वहाँ रहे, और जैसे अनुपजाऊ हुई उसको वैसा का वैसे छोड़ के चले गए और दूसरी जगह पर खेती शुरू कर दी। तो उसने जब अपनी सेटल लाइफ शुरू की, तो वो खेती करने के लिए नदियाँ भी चाहिए, पानी भी चाहिए, तो नदियों के सहारे ये शुरू हुई। तो शिफ्ट कल्टीवेशन कोज्ड फॉरेस्ट डिस्ट्रक्शन। तो शिफ्ट कल्टीवेशन स्टार्ट हुआ कि कुछ साल में ज़मीन अनुपजाऊ हो जाएगी, कम फर्टिलिटी रहेगी, तो वो चेंज कर जाते थे। और विलेज और टाउन का डेवलपमेंट हुआ, मार्केटिंग स्टार्ट हुई, और कल्चरल और इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में बदलाव हुए। उसका बाद चौथा पीरियड आता है पीरियड ऑफ साइंस, टेक्नोलॉजी एंड इंडस्ट्री। अब इसमें जैसे जैसे आदमी और सिविलाइज होता चला गया, तो इंडस्ट्रियलाइजेशन का युग आया, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट का युग आया, और आदमी की डोमिनेंस होगी नेचुरल रिसोर्सेज के ऊपर, ताकि उसने अपने समाज को, जनता को या अपने देश को संसार में सबसे ऊपर ले जाने की होड़ रही, और नेचुरल रिसोर्सेज का बड़े स्केल पर एक्सप्लॉयटेशन हुआ, और जिसके कारण इकोलॉजिकल इम्बैलेंसेज हुए, पोल्यूशन क्रिएट हुए, ग्रीन हाउस गैसेज हुई, और नेचुरल डिजास्टर भी हुई, जिसमें फ्लड्स वगैरह आती हैं। इनका भी बहुत ज़्यादा इवेंट्स बनते चले गए। उसके बाद आता है इन्फ्लुएंस ऑफ मैन ऑन इन्वायरमेंट, क्या और इकोलॉजी। जो आदमी ने जितने बदलाव किए गैदरिंग पीरियड से लेकर इंडस्ट्री वाले पीरियड तक आने में, तो उसके कुछ प्रभाव भी आए होंगे। तो पहला प्रभाव डायरेक्ट इम्पैक्ट्स, जैसे लैंड यूज चेंज एंड। तो लैंड यूज चेंज में क्या करेगा, आदमी रहेगा तो फॉरेस्ट भी काटेगा, घर भी बनाएगा, गांव भी बसेंगे, नगर भी बसेंगे। तो सबसे पहला डायरेक्ट इम्पैक्ट क्या हुआ, लैंड यूज चेंज हुआ। दूसरा, एग्रीकल्चर प्रैक्टिस चेंज हुई। सस्टेनेबल एग्रीकल्चर से हम मॉडर्न हाई इनपुट एग्रीकल्चर तक आ गए, जिसके अंदर हम हाई इंटेंसिटी या हाई अमाउंट ऑफ इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड का यूज़ करते चले गए, और उसने हमारी सोयल और वाटर को नेगेटिवली इम्पैक्ट भी किया। वेदर का मॉडिफिकेशन, जैसे ह्यूमन ने क्लाउड सेटिंग की, चेंज हुए नेचुरल वेदर के पैटर्न्स, जैसे आज इसका एग्जांपल है क्लाइमेट चेंज का, कि पहले राजस्थान में बारिश नहीं होती थी, अब क्लाइमेट चेंज के कारण अब राजस्थान में बारिश ज़्यादा होने लगी, और इस साइड कम होती चली गई। जो साउथ वेस्ट मानसून से हरियाणा, पंजाब, यूपी में होती थी, वो बारिश का पैटर्न कम हो गया, और वो राजस्थान की तरफ शिफ्ट हो गया। तो ये क्या डायरेक्ट इम्पैक्ट्स हैं। इनडायरेक्ट इम्पैक्ट्स, इकोलॉजिकल डिस्ट्रप्शन, यानी पोल्यूशन हुए, टॉक्सिक केमिकल डिस्टर्ब करती हैं फूड चेन्स को, और अगर फूड चेन्स अगर डिस्टर्ब हुई, तो इसका मतलब इकोसिस्टम हमारा डिस्टर्ब रहेगा।
इंडस्ट्रियल वेस्ट बहुत ज़्यादा हुआ, डिस्चार्ज हुए, जिससे जो वेस्टेज है उससे उसने पोल्यूट किया हमारे एयर को, वाटर को और सोयल को। अर्बनाइजेशन, जो लोकल क्लाइमेट है वो चेंज हुआ, नेचुरल ड्रेनेज चेंज हो गया। अब उसके बाद आता है रिवर का पोल्यूशन। जितना वेस्ट वाटर होता है इंडस्ट्री का हो या अर्बनाइजेशन का, वो नदियों के बहाव में, नालों में जो होते हैं उनके अंदर उसको डाल दिया और सारा का सारा पोल्यूशन एनवायरनमेंट का हो गया। उसके बाद आता है पॉजिटिव इम्पैक्ट भी थे, मोस्टली नेगेटिव इम्पैक्ट। पॉजिटिव में क्या हुआ कि कंजर्वेशन एफर्ट्स, पहला कंजर्वेशन एफर्ट्स में क्या हुआ, जो हमने इकोसिस्टम के टाइप थे, इकोसिस्टम प्लस ह्यूमन के रिलेशनशिप का, उसमें आता था पहले कि कंजर्वेशन एफर्ट्स, इसमें एस्टेब्लिशमेंट ऑफ नेशनल पार्क, सेंचुरीज, बाय रिजर्व, एग्जाम्पल काजीरंगा नेशनल पार्क, सुंदरबन बायोस्फीयर रिजर्व, ये बनाया था कि आदमी ने जो मैन मेड इकोसिस्टम है उसके अंदर, ताकि हार्मोनी बनी रहे। इन्वायरमेंटल एजुकेशन एंड अवेयरनेस, इसमें कंपेन्स चलाई गई एजुकेशन प्रमोशन के लिए, ताकि इको फ्रेंडली इन्वायरमेंट बिहेवियर क्या होना चाहिए ये लोगों को बताया जा सके। इसका उदाहरण स्वच्छ भारत अभियान, स्कूलों में, घरों में, क्लब्स में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटीज़ में ये चलाया गया, ताकि देश को स्वच्छ रखा जाए, वातावरण को स्वच्छ रखा जाए। उसके बाद सस्टेनेबल रिसोर्स मैनेजमेंट, जिसका एग्जांपल रिफॉरेस्टेशन, रेगुलेटेड फिशिंग, कंजर्वेशन प्रैक्टिसेस, एग्जांपल सोशल फॉरेस्ट्री, वाटरशेड मैनेजमेंट, रिन्यूएबल एनर्जी ट्रांजिशन, हम शिफ्ट हुए सोलर एनर्जी की तरफ, विंड एनर्जी के अंदर, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर के अंदर, जिसने क्या किया, जो हमारी फॉसिल फ्यूल्स पर जो हमारी डिपेंडेंस उसको बहुत हद तक कम कर दिया। इसका एग्जांपल है नेशनल सोलर मिशन। पोल्यूशन कंट्रोल एंड वेस्ट मैनेजमेंट, क्लीन प्रोडक्शन, रिसाइकलिंग और इमिशन कंट्रोल्स, ये इनके ऊपर फोकस किया गया। बैन ऑन, एग्जांपल जिसका बैन ऑन सिंगल यूज प्लास्टिक्स, रिस्टोरेशन एंड रिहेबिलिटेशन, तो रिक्लेमिंग डिग्रेडेड लैंड्स, जैसे हमने देखा है कि सरकार ने एक स्कीम चला रखी है जिसके अंदर जो डिग्रेडेड लैंड है उनको ठीक किया जा सकता है। फेड के द्वारा जिप्सम वगैरह जो सब्सिडी सप्लाई की जाती है, ताकि जो डिग्रेडेड लैंड हैं उनको रिक्लेम किया जा सके, उनको सुधारा जा सके। एग्जाम्पल जो ग्रीन वॉल ऑफ अफ्रीका है, इसका एग्जाम्पल है। दूसरा है इंटरनेशनल कोलैबोरेशंस, जैसे ग्लोबल ट्रीटीज हुई क्लाइमेट और बायोडाइवर्सिटी प्रोटेक्शन पे, एग्जाम्पल जिसका है द पेरिस एग्रीमेंट 2015, जिसके अंदर क्लाइमेट मैनेजमेंट का ऊपर फोकस किया गया और उसके अंदर अलग अलग हेड में काम किया गया। अब बात करते हैं नेगेटिव इन्फ्लुएंस ऑफ ह्यूमंस ऑन एनवायरनमेंट, जैसे पोल्यूशन है एयर से, वाटर का, सोयल का। एयर का होता है इमिजन ऑफ व्हीकल का इमिजन, इंडस्ट्री का इमिजन्स, और ये क्या करते हैं, रेस्पिरेटरी डिजीज को जन्म देते हैं। उसके बाद वाटर का, इंडस्ट्री का वेस्ट, डोमेस्टिक वेस्ट, वो सब पानी में डाल देते हैं। चाहे ज़मीन के ऊपर पानी हो चाहे ज़मीन के नीचे पानी हो, तो वाटर की क्वालिटी ख़राब होती है। सोयल के ऊपर वो ट्रीटेड वाटर अनट्रीटेड वाटर है, उसके साथ साथ पेस्टिसाइड है, इम्प्रॉपर यूज ऑफ डिस्पोजल है, वो सारे हमारे सॉइल के पोल्यूशन को बढ़ाते हैं। डिफॉरेस्टेशन हो गया, हम क्या करते हैं एग्रीकल्चर और अर्बनाइजेशन के लिए फॉरेस्ट को खाली कर देते हैं, काट देते हैं, जिसके कारण बायोडाइवर्सिटी का लॉस होता है और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ती है। हैबिटेट का डिस्ट्रक्शन करते हैं, जैसे हम श्रिम्प फार्मिंग करते हैं, माइनिंग करते हैं, रोड का कंस्ट्रक्शन करते हैं, तो हम क्या करते हैं, जो नेचुरल हैबिटेट्स हैं उनको डिस्ट्रॉय कर देते हैं। और ऐसा करने से क्या होता है, जो हैबिटेट्स, जो स्पीसीज होती है उनका या तो लॉस हो जाता है या फ्रेगमेंटेशन हो जाता है या उनका शिफ्ट हो जाता है, जिसके कारण वहाँ की फूड साइकिल खराब हो जाती है और एनवायरनमेंट का और मैन की जो उस लोकल रीजन बेस्ड रिलेशनशिप है वो चेंज हो जाता है। ओवर एक्सप्लॉयटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत ज़्यादा नीड या बहुत ज़्यादा कंपटीशन है आज के ज़माने में, तो जिसके कारण क्या, पोचिंग हुई, इलीगल वाइल्ड लाइफ हुई, ट्रेड हुई, ओवर फिशिंग हुई, ओवर मल्टीपल क्रॉपिंग सिस्टम हुआ, ये सारी चीज़ें, इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, तो इनके लिए रॉ मटेरियल की ज़रूरत पड़ती है और ये ओवर एक्सप्लॉयटेशन है, इसके कारण हमारे नेचुरल रिसोर्स डिग्रेड होते चले गए, कम होते चले गए, उनकी मात्रा
कम होती चलेगी। फिर क्लाइमेट चेंज है, क्लाइमेट चेंज हमारा मोस्टली ह्यूमन इंड्यूस्ड है, ग्रीन हाउस गैस निकलती है जिससे, और क्लाइमेट चेंज के परिणाम भी बहुत खतरनाक हैं, जैसे कि एग्जाम्पल फ्लड आती है, ड्रोट आती है, कोरल ब्लीचिंग हो जाती है, और वेस्ट का जनरेशन। आज का ज़माना मोस्टली प्लास्टिक पर और इलेक्ट्रॉनिक पर टिका हुआ है, तो इनका जो वेस्ट है वो और भी लॉन्ग टाइम लास्टिंग पोल्यूशन जनरेट करता है। तो ये बड़े नेगेटिव पॉइंट है ह्यूमन के इन्फ्लुएंस के, इम्पैक्ट के इन्वायरमेंट या इकोलॉजी के ऊपर। और अगर बात करें हम इकोलॉजिकल इम्पैक्ट्स की, तो सबसे बड़ा इम्पैक्ट आता है लैंड फॉर्म्स में। तो हम क्या करते हैं, माइनिंग करते हैं, डिफोरेस्टेशन करते हैं, ओवरग्रेजिंग करते हैं। तो डायरेक्ट इम्पैक्ट इसका क्या होता है, ओपन पिट माइनिंग करते हैं, नेचुरल जो लैंड फॉर्म्स होते हैं वो चेंज कर देते हैं, जो स्लोप होते हैं, ड्रेनेज पैटर्न उसको चेंज कर देते हैं, जिसके कारण बाढ़ के कारण बनते हैं। इनडायरेक्ट इम्पैक्ट इसका क्या होता है, सोयल इरोजन हो जाती है, लॉस ऑफ फर्टिलिटी हो जाती है, सेडिमेंटेशन ऑफ रिवर और डैम हो जाता है। उसके बाद एटमॉस्फेरिक चेंजेस, इसका कोज क्या होता है एटमॉस्फेरिक चेंजेस का, इसका कोज है बर्निंग ऑफ फॉसिल्स फ्यूल, क्वेरिंग एंड इंडस्ट्रियल इमिशंस। तो जब ये बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल होती है तो रिलीज करते हैं डायरेक्टली ये ग्रीन हाउस गैसेज और पोल्यूटेंट्स को इन्वायरमेंट के अंदर। अर्बन हीट आइसलैंड ड्यू टू कंसंट्रेटेड ह्यूमन एक्टिविटी, एक जगह बहुत सारी पॉपुलेशन है, बड़ी बड़ी बिल्डिंग हैं 50-50 100 जो फ्लोर्स की, और उसके अंदर सारी जो अर्बन हीट एक जगह पे जनरेट होती है। इन चीज़ों का इनडायरेक्ट इफेक्ट क्या आता है, ग्लोबल वार्मिंग होती है, एसिड रेन होती है, और ऑक्सीजन का डिप्लीशन होता है। इसीलिए आजकल ग्रीन जो हाउस है उसका कॉन्सेप्ट भी धीरे धीरे पॉपुलैरिटी गेन कर रहा है। मॉडिफिकेशन ऑफ इकोसिस्टम, अब इसका कोज क्या है, एग्रीकल्चर है, इकोसिस्टम है, एग्रीकल्चर है, इंडस्ट्री और अर्बनाइजेशन है, क्योंकि तीन ही ये फिजिकल चीज़ें हैं जो तरक्की में इम्पोर्टेंट रोल अदा करती हैं। इसका इम्पैक्ट क्या होता है जब ये तीनों कोज के कारण, एक तो मोनोक्रॉपिंग जो होती है बायोडाइवर्सिटी को रिड्यूस कर देती है, तो डाइवर्स एग्रीकल्चर के ऊपर आजकल सब जोर देते हैं। फर्टिलाइजर रन ऑफ होता है, ये यूट्रोफिकेशन कर देता है, लिप्स काई लग जाती है जिसके कारण अंदर जो जीव रहते हैं वो उनकी मृत्यु का कारण बनते हैं। ओवर फिशिंग हो जाती है, जो एक्वेटिक फूड चेन होती है उसको डिस्टर्ब कर देती है। लैंड का डिग्रेडेशन हो जाता है, क्योंकि इंडस्ट्री अर्बनाइजेशन होगा, डिफोरेस्टेशन होगा, लैंड का मूवमेंट होगा, टोपोग्राफी मूव होगी, तो इससे क्या होगा, उस जमीन की जो प्रोडक्टिविटी है या वो कम हो जाएगी, क्योंकि लैंड का डिग्रेडेशन हो गया। और इंक्रीज डेजर्टिफिकेशन, जब उसके ऊपर हम कोई पेड़ पौधा घास रखेंगे ही नहीं तो ऑब्वियसली सोइल की एग्रीगेट स्टेबिलिटी घटेगी, ऑर्गेनिक कार्बन जो होगा वो डिट्रॉइट हो जाएगा, या खुली ज़मीन है तो कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में धीरे धीरे लॉस हो जाएगा और वो ज़मीन अनुपजाऊ हो जाएगी। तो ये सोशल इम्पैक्ट्स हैं, इकोलॉजिकल इम्पैक्ट्स हैं ह्यूमन बींग्स के। तो ऐसे रिलेशनशिप हमारे इकोसिस्टम के साथ बनते हैं। तो एग्रीकल्चर की तैयारी के लिए हमसे जुड़े रहिए, स्टे कनेक्टेड विद अस। धन्यवाद।